मेरी बहनें उस नकली वारिस पर फिदा हो रही थीं और उस पर तोहफों की बारिश कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर मेरे माता पिता ध्यान से मेरे मन की बातें सुन रहे थे और उनके हाथ गुस्से से खींचते जा रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर आराम से लेटा अपनी बहनों के बारे में कुछ चटपटी खबरें पढ़ रहा था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि लिविंग रूम में बैठे सभी लोगों को भी वही सब सुनाई दे रहा था। वाह, विक्टोरिया को लियाम पर क्रश है, मतलब एकदम असली वाला रोमांटिक क्रश। यहाँ तक कि हाई स्कूल में उसने उसे किस भी किया था। क्या? मिसेस मिलर के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उनकी तीखी नजरें लियाम पर टिक गईं। लियाम मेरे मन की बात नहीं सुन सकता था, लेकिन माँ की घूरती नजरों ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। विक्टोरिया और एशले को एक झटका सा लगा। आखिर ये अभी कौन बोला? मेरी दूसरी बहन हन्ना ने सबसे पहले खुद को संभाला और विक्टोरिया की ओर एक पेचीदा नजर से देखा। मेरे मन की आवाज फिर गूंजी, तौबा तो, अच्छा हुआ कि वो सिर्फ गाल पर था। अगर उन्होंने होंठों पर किस किया होता तो भाई बहन के तौर पर वे क्या कहलाते। खैर, उनका खून का रिश्ता तो है नहीं, तो होंठों पर किस करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़े होकर वे बस शादी कर सकते हैं। विक्टोरिया झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और कमरे के कोने कोने को देखने लगी, ये जानने के लिए कि ये सब कौन बोल रहा है, ये बकवास कौन कर रहा है। अचानक हन्ना को मुझे बुलाने की कोई जल्दी नहीं रही। ये गॉसिप सुनने में बहुत मजा आ रहा था। ये सोचकर वो वापस बैठ गई। एशले ने अपनी बड़ी बहन के गुस्से वाले चेहरे को देखा और वो भी चुपचाप बैठ गई। उसके मन में ख्यालों का जाल बुन रहा था। विक्टोरिया का लियाम पर क्रश होना क्या थोड़ा गलत नहीं था? विक्टोरिया को अचानक चुप होते देख मिसेस मिलर तुरंत समझ गईं कि क्या हो रहा है और उन्होंने जल्दी से नौकरानी से फलों की प्लेट मंगवाई। तो हर कोई ये गॉसिप सुन सकता था। ये तो दिलचस्प होने वाला था। हा हा, विक्टोरिया ने तो लियाम को लव लेटर भी लिखा था। वो उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसे चुपके से देने वाली थी और वो अभी भी उसकी दराज में छिपा हुआ है। क्या? उसने लव लेटर भी लिखा? मेरी सबसे बड़ी बहन विक्टोरिया दंग रह गई। जो बोल रहा था, क्या वो उसका अभी अभी लौटा सगा भाई ईथन हो सकता है? ये आवाज लियाम की नहीं थी। विक्टोरिया ने अपनी मुट्ठियां कस ली। ईथन को इतनी निजी बात कैसे पता हो सकती है? ओह, जरा देखूं तो लेटर में क्या लिखा है। नहीं, इसे जोर से मत बोलो, विक्टोरिया अपना चेहरा छिपाते हुए चिल्लाई। विक्टोरिया, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लियाम ने फिक्र जताते हुए पूछा। उसे सिर हिलाते देख उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने तोहफे खोलने में लगा रहा। उसने सोचा, मैं ईथन को दिखा दूंगा कि बहनें मुझसे कितना प्यार करती हैं। इस परिवार का असली लाडला बेटा मैं ही हूँ। ये क्या है? स्कूल का निबंध? हाँ, निबंध वाला लव लेटर। विक्टोरिया के लव लेटर का बेरहमी से मजाक उड़ाया जा रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। हन्ना, एशली और माँ अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थीं। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, तुम सर्दियों की आग की तरह थे जिसने मेरे पूरे दिल को गर्माहट दी। नदी के उस पार एक सुंदरता है, लेकिन तुम मेरे सीने की बाईं ओर मेरे दिल में हो। बोलना बंद करो। विक्टोरिया का पूरा शरीर शर्म से लाल हो गया था। हे ऊपर वाले, मेरी गंभीर और होशियार बड़ी बहन ने इतना घटिया और बचकाना लव लेटर लिखा है, बहुत ही बेकार। मिसेस मिलर ने अपना मुंह ढक लिया, लेकिन वो सोच रही थी कि उन्हें वो लेटर ढूंढना होगा और उसे पढ़कर नष्ट करना होगा। एशली इतना हंस रही थी कि उसकी आंखें लगभग बंद हो गई थी। वो अपनी बड़ी बहन की ओर मुड़ी, जिससे उसकी अक्सर बहस होती थी, और कहा, विक्टोरिया, क्या मैं बाद में तुम्हारा कंप्यूटर ले सकती हूँ? जो मन में आए करो। विक्टोरिया ने खुद पर शक करते हुए दबी आवाज में जवाब दिया। एशले के बारे में भी गॉसिप है। ही ही। विक्टोरिया के ड्रामे के बाद अब एशले की बारी है। मैं इतनी तेज हंस रहा था कि बिस्तर से गिरने ही वाला था। अब एशले की हालत खराब होने की बारी थी। हे भगवान, प्लीज कुछ बुरा न हो। विक्टोरिया ने अपना चेहरा छिपाना बंद किया और तमाशा देखने के लिए सीधी होकर बैठ गई। लियम मजे से अकेले अपने तोहफे खोल रहा था। कभी कभी वो कोई सवाल पूछता जिसका बाकी लोग बस नाम के लिए जवाब दे देते। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुशी से चमक रहा था, ये सोचकर कि बाद में मेरे चेहरे पर जलन और नफरत दिखेगी, जिससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। एशले कितनी शरारती है। जब वो छोटी थी, उसने पापा का पुराना वेस तोड़ दिया था और फिर खुद ही सुपर ग्लू खरीदकर उसे वापस जोड़ दिया। हा हा, पापा को अभी तक पता नहीं चला हो है। हे ऊपर वाले, वो मिंग राजवंश का प्राचीन वेस था जिसे पापा ने एक नीलामी में $30 मिलियन में खरीदा था। वो उनकी सबसे कीमती चीज है। क्या? 30 मिलियन?
मिंग राजवंश का? एशले ने अपना सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो माँ की तरफ देखे। वो अंदर ही अंदर चीख रही थी, ईथन को इस बारे में कैसे पता? तुम छोटी खर्चीली लड़की। मिसेस मिलर ने उसे नफरत भरी नजरों से घूरा। हाँ, और उसने माँ के पुराने पेंटिंग कलेक्शन को भी बर्बाद कर दिया था। उसने असल में किचन के मसालों का इस्तेमाल करके उस नुकसान पर बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बना दी, और माँ ने अनगिनत बार उसे देखा लेकिन कभी कुछ नोटिस नहीं किया। ये वही पेंटिंग थी जिसे उन सब ने देखा था। एशले ने उसे बर्बाद किया और मसालों से ठीक कर दिया। हे ऊपर वाले, जब वे बच्चे थे तो उसे सिर्फ छूने पर भी उन्हें डांट पड़ती थी, और एशले ने उसे सच में नुकसान पहुंचाया था। अब तो खेल खत्म। विक्टोरिया ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा। ये लड़की अब बचने वाली नहीं थी। वो नालायक थी और अब उसे मार पड़ने वाली थी। इसके बिना हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। एशले का दिल सीने में धड़क रहा था। सब खत्म हो गया था। उसके अपने भाई के पास उसके खिलाफ इतने सारे राज थे। वो अब इस घर में दोबारा कैसे रहेगी? और विक्टोरिया के दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन भी एशले ने नकली सिक्कों से बदल दिया था। वो उन्हें लेकर गई। मैं तो हंसी के मारे मर रहा हूँ। वो असल में उन्हें लेकर गई। विक्टोरिया की आंखों ने एशले पर जैसे खंजर चला दिए। मेरे दुर्लभ सिक्के, मेरे सिक्कों का भी यही हश्र हुआ? मैं उन्हें इतने समय से जमा कर रही थी और बाजार में उनकी कीमत अब $1 मिलियन से भी ज्यादा है। उसने आखिर उनके साथ किया क्या? एशले ने खुद को गुनहगार महसूस करते हुए अपनी बड़ी बहन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। एशले, क्या तुम्हारे सिर में दर्द है? लियाम ने उलझन में पूछा। हाँ, वही दबी हुई आवाज में जवाब आया। लियाम ने चिंता का नाटक किया। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लाऊं? नहीं, ठीक है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, एशले। एशले के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। शुक्रिया, लियाम। लेकिन मिसेस मिलर अंदर ही अंदर शिकायत कर रही थी। ये बच्चा बस मीठी बातें करता है और परिवार इसी वजह से उसे इतना प्यार करता है। हमने पहले कभी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सिक्के कहाँ हैं? दुनिया में सिक्के आखिर कहाँ गए? विक्टोरिया अपने मन में दहाड़ रही थी। दुर्लभ सिक्कों को एशले ने एक आइसक्रीम कोन के बदले बेच दिया था। क्या? $1 मिलियन के सिक्के एक आइसक्रीम कोन के लिए? एशले, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, वो ठगी गई। जिस लड़के पर उसे क्रश था, उसने उसे सिक्के से खेलते हुए देखा। वो जानता था कि ये कीमती है और उसे एक आइसक्रीम के बदले बदल लिया। वाह, एशले तो एक बड़ी मुसीबत है। विक्टोरिया ने फिर से अपनी मुट्ठियां कस ली। बहुत बढ़िया, इस छोटी खर्चीली लड़की ने मुझे भी ठग लिया। बस इंतजार करो, मैं तुमसे ये हिसाब धीरे धीरे चुकता करूंगी। एशले ने अपनी दोनों बहनों की ओर देखा और उनके चेहरे पर कोई बदलाव न देखकर चैन की सांस ली। अगर वे भी ये मन की आवाज सुन सकती तो वो खत्म हो जाती। मेरा नाम मत लो, हन्ना अंदर ही अंदर चिल्लाई। मेरा नाम मत लो। एशले सीधी होकर बैठ गई और ड्रामे का लुत्फ उठाने लगी। हन्ना की आंखें घबराहट में इधर उधर घूमने लगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मेरी दूसरी बहन असल में कंपनी के एक नए आर्टिस्ट के साथ खेल रही है। उसका नाम क्या था भला? वो बस उसके साथ मजे कर रही है। मिसेस मिलर अपनी बेटी को 2 थप्पड़ मारना चाहती थी। क्या कोई शरीफ इंसान ऐसा करता है? वो एक अच्छी खासी कंपनी को कचरा बना रही है। विक्टोरिया और एशले ने चुपके से हन्ना को शाबाशी दी। बहुत बढ़िया, तुम्हें सच में मजे करना आता है। हन्ना मन में चिल्लाई। मैंने सिर्फ इसी के साथ थोड़ा मजाक किया था। मैं हर किसी के साथ नहीं सो रही हूँ, ठीक है? मैं ऐसी नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि वो मेरी दूसरी बहन को सच में पसंद करता है। वे लगभग साथ आने ही वाले थे। अगर लियाम ने उसे फंसाया न होता तो उसे इल्जाम अपने सिर लेकर जेल नहीं जाना पड़ता। क्या ये अपराध बोध है या पछतावा? क्या वो मुझे पसंद करता है? वो आदमी जो हमेशा मुझे नजरअंदाज करता है, वो असल में मुझे पसंद करता है? लियाम मुझे नुकसान पहुंचाएगा? ये कैसे मुमकिन है? और मैं जेल जाऊंगी? हन्ना के पास एक साथ प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी जानकारी थी। हालांकि उसे पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन उसका भरोसा डगमगा गया था। मिसेस मिलर ने अपना सिर झुका लिया। उनका मन उथल पुथल में था। तो मेरी दूसरी बेटी इस मेल आर्टिस्ट की वजह से जेल जाती है। अच्छा होगा कि मुझे पता ना चले कि वो कौन है, वरना मैं तुरंत उनकी शादी करवा दूंगी। मैं लियम को इधर उधर घूमकर मुसीबत खड़ी करने और अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। एशली को भी अब शक हो रहा था। ईथन ने जो बातें कही
वे सच थी या झूठ? तभी घंटी बजी। मिस्टर मिलर घर आ गए थे। मिसेस मिलर उत्साह से उन्हें लेने गईं। हनी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, लड़कियां आज वापस आ रही थीं, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए जल्दी घर आना चाहता था। लड़कियों को देखने, अगर उन्हें पता चले कि इन छोटी मुसीबतों ने क्या किया है, तो वे शायद उन्हें पीटना चाहेंगे। मिस्टर मिलर ने लिविंग रूम में सबको थोड़ी हैरानी से देखा। ओह, सब यहाँ हैं। आप सबको एक साथ देखना दुर्लभ है। ईथन कहाँ है? वो अभी सो रहा है। यहाँ आओ और इस गॉसिप में शामिल हो जाओ। वो थक गया होगा। उसे सोने दो, कोई उसे जगाएगा नहीं। हाँ, उसे आराम करने दो, उसे मत जगाओ। वैसे भी हमें इस भाई से मिलने की कोई बहुत बड़ी जल्दी नहीं है। हन्ना ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को एक मैसेज भेजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोपहर तक के लिए टाल दो। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था कि ईथन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाएगा। मैसेज भेजने के बाद हन्ना ने लियाम से कहा, कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई है, हम कल चलेंगे। लियाम थोड़ा निराश हुआ, लेकिन इतने सारे नए तोहफों के साथ उसे बाहर जाके अपनी शान दिखानी थी। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराया। मम्मी, पापा, बहनों, मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर बुलाया है। मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। जाओ, इस बार सबने एक साथ कहा। लियाम को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा था कि उसकी बहनें उसके साथ वक्त बिताएंगी। उसके जाने के बाद मिसेस मिलर जल्दी से मिस्टर मिलर को स्टडी रूम में ले गईं। एशले विक्टोरिया के कमरे की तरफ भागी, उसका कंप्यूटर उधार लेने के लिए, और विक्टोरिया भी पीछे पीछे गई, अपने दुर्लभ सिक्के को ढूंढने के लिए। सबके जाने के बाद लिविंग रूम में सिर्फ हन्ना बची थी। सब कहाँ चले गए? उत्सुकता में हन्ना भी उठी और उनके पीछे चल दी। एशली विक्टोरिया के कमरे में लव लेटर ढूंढने के लिए भागी थी, और जब उसकी बड़ी बहन अंदर आई तो उसने कंप्यूटर शुरू करने का नाटक किया। विक्टोरिया ने उसे एक अजीब नजर से देखा, फिर उसका रास्ता रोका और चुपके से अपना सेफ खोला। अंदर विक्टोरिया की कीमती चीजों का पूरा कलेक्शन था। उसका शौक उनके पिता जैसा ही था। उसे ऐसी चीजें जमा करना पसंद था। दुर्लभ सिक्के को अंदर शांति से पड़ा देख उसने चैन की सांस ली। मैंने तो इसे कभी बाहर भी नहीं निकाला। एशली इसे कैसे बदल सकती थी? विक्टोरिया उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका हाथ अचानक थम गया। उसकी बनावट, वजन और साइज कुछ तो गलत था। घबराहट की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने जल्दी से सिक्का बाहर निकाला और अपने फोन की टॉर्च उस पर जलाई। एक नजर देखते ही गुस्से के मारे उसे लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। एशली! अपना नाम सुनते ही एशली के हाथ कांपने लगे और उसने अपराधी की तरह लव लेटर अपनी पीठ पीछे छिपा लिया। वाह विक्टोरिया, तुमने अचानक मेरा नाम क्यों चिल्लाया? विक्टोरिया ने वो सिक्का उसके सामने जोर से पटका। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुमने चुपके से मेरा सेफ खोला और मेरा दुर्लभ सिक्का बदल दिया? ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो तुम्हारे सेफ का कॉम्बिनेशन तक नहीं पता। एशली अपनी मौत तक इस बात से इनकार करती रही। वो जानती है कि कॉम्बिनेशन कैसे पता किया जाता है। उसने घर में इतनी छोटी मोटी चोरियां की हैं कि वो इसमें माहिर हो गई है। तुम्हें नहीं पता? तो फिर इस सिक्के का क्या मतलब है? तुमने मेरा दुर्लभ सिक्का पहले देखा है? क्या वो ऐसा दिखता है? एशली ने उस सिक्के पर नजर डाली जिसे उसने वहां रखा था और शर्मिंदगी में अपनी नजरें फेर ली। मुझे क्या पता? वो तो बहुत पुरानी बात है। उसकी बड़ी बहन ने अपना आपा खो दिया और उस पर झपटी, उसे नीचे दबा लिया। मेरा सिक्का कहाँ ले गई तुम? उसे अभी मुझे वापस दो। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सारी एंडोर्समेंट डील्स कैंसिल करवा दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें मेरे फैसले लेने का क्या हक है? एशले घबरा गई। उसने उसे धक्का दिया और लव लेटर बाहर निकाल दिया और जीत की खुशी में उसके चेहरे के सामने लहराने लगी। ये एक लव लेटर है ना? अगर तुमने मेरी डील्स कैंसिल करने की हिम्मत की तो मैं इसे सबके सामने जोर जोरे से पढ़ दूंगी। अपना लव लेटर चोरी हुआ देख विक्टोरिया की मुट्ठियां इतनी जोर से बिंज गईं कि उनकी हड्डियां चटकने लगीं। तुम छोटी बदतमीज लड़की, जरा इसे पढ़कर तो दिखाओ। मैं इसे पढ़ूंगी। मैं इसे पूरे परिवार के सामने पढ़ूंगी। एशली कमरे से बाहर भागी। विक्टोरिया ने उसे मन ही मन कोसा
और उसके पीछे दौड़ी। हन्ना ठीक उसी रास्ते में थी और उसे टक्कर लग गई। वो दर्द से अपना पेट पकड़कर खड़ी हो गई। उसे भी गुस्सा आ गया। एशली, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? एशली जल्दी से हन्ना के पीछे छिप गई और चिल्लाने लगी, हन्ना, इसे रोको, विक्टोरिया मुझे मारने की कोशिश कर रही है। विक्टोरिया उनके पीछे आई। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था, जिसे देखकर हन्ना चौंक गई। विक्टोरिया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस छोटी बदतमीज को पकड़ो मेरे लिए। आज मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। इसने क्या किया? वो अब बच्ची नहीं रही। तुम फिर भी उसे मारने वाली हो? इसी से पूछो इसने क्या किया। इसने मेरा दुर्लभ सिक्का बदलकर $1 का सिक्का रख दिया। क्या कोई इंसान ऐसा काम करेगा? क्या इसने सच में बदल दिया? हन्ना ने एशली को नापसंद गंध से देखा। तुमने वो किसे दिया? उसे अभी विक्टोरिया को वापस करो। मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं लिया। एशले अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी, लेकिन उसके हाथ चुपके से लव लेटर खोल रहे थे। उसने उस पर एक नज़र डाली और उसका कंटेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा ईथन ने बताया था। हाँ विक्टोरिया, ये लेटर बहुत ही घटिया है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। विक्टोरिया पहले ही आगे झपट चुकी थी और उन दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। हन्ना एक तरफ खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी मदद करे और वो सिर्फ चुप रह सकी। एक पल बाद स्टडी रूम से एक दहाड़ सुनाई दी। मिस्टर मिलर अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एशले को नीचे दबाकर पीटा जा रहा है और वे मदद के लिए वहां दौड़े। तुम छोटी मुसीबत, मेरे प्राचीन सामान और मेरी पेंटिंग सब तुमने बर्बाद कर दिए। तुम हाथों के साथ पैदा ही क्यों हुई थी? जब तक सिर्फ उसकी बड़ी बहन ने उसे दबोचा था, तब तक एशली मुकाबला कर पा रही थी। लेकिन अब जब उसके पापा भी शामिल हो गए, तो वो सिर्फ पीट ही सकती थी। जब तक वो फूट फूट कर रोने नहीं लगी, तब तक उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। नहीं, मेरे चेहरे पर मत मारो। मुझे शूटिंग करनी है। मुझसे गलती हो गई। मैंने सिक्के के बदले आइसक्रीम ले ली। मैंने वो कीमती सामान तोड़ा और पेंटिंग में चाकू से छेद कर दिया। मुझे जाने दो। मैं हर चीज के पैसे दे दूंगी, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों न हो। उसके इतना कहने के बाद मिस्टर मिलर और विक्टोरिया ने उसे और भी बुरी तरह पीटा। आखिर में मिसेस मिलर को अपनी बेटी पर तरस आया और उन्होंने उसे बचाया। वे मुझे मार रहे हैं। बस बस, रो मत। मम्मी तुम्हारा साथ देंगी। लेकिन मिसेस मिलर असल में सोच रही थीं, मुसीबत खड़ी करने का यही अंजाम होता है। तुम्हारी उम्र में ऐसी पिटाई होना कितनी शर्म की बात है। तुम इसी के लायक हो। मिसेस मिलर ने एशली के हाथ में लव लेटर देखा, उसे झटके से छीना और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये क्या बकवास है? बेटा, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। क्या पता ये कोई धमकी भरा खत हो। विक्टोरिया ने लेटर के फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया। उसका दिल भर आया। मम्मी, मिसेस मिलर के मुंह से एक छोटा सा आह निकला और उन्होंने एक माफी भरी मुस्कान दी। विक्टोरिया बेटा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। विक्टोरिया ने उन टुकड़ों को उठाया और एशली को आखिरी चेतावनी दी, या तो सिक्का लाओ या $5 मिलियन। तुम्हें चुनना है। फिर वो अकेले रहने के लिए अपने कमरे में चली गई। एशली ने शिकायत करने की कोशिश की। मम्मी, उसे देखो। ओहो, अब बस करो। देखो तुमने अपनी बहन को कितना गुस्सा दिला दिया है। मिस्टर मिलर रूखेपन से बोले। अब बस से तुम्हारी सारी कमाई तुम्हारी माँ के अकाउंट में जाएगी। तुम खुद देख लो। एशली बिल्क उठी। पापा, आपने पहले ही मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मिस्टर मिलर ने उसे अनसुना कर दिया और अपने पुराने सामान का शौक मनाने वापस स्टडी रूम चले गए, ये सोचते हुए कि क्या वे ठीक हो सकते हैं। उन्हें फेंकना बहुत दुख की बात होगी। हैना ने यह पूरा तमाशा देखा और मन ही मन मुझे शाबाशी दी। तुम सामने भी नहीं आए और घर पहले ही जंग का मैदान बन गया। मान गए। मेरे प्यारे भाई, जहां तक मेरी बात है, गॉडशिप का मजा लेने के बाद मैं फिर से सो गया था, बाहर मचे इस बवाल से पूरी तरह बेखबर। मैं रजाई में दुबका एक अच्छा सपना देखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा सपना मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं उसे किस करना चाहता हूँ, लेकिन वो बार बार मना कर रही है।
मैंने चिढ़कर अपने पैर पटके। धत तेरे की, ये सिर्फ एक सपना है, एक छोटे से किस में क्या बड़ी बात है। मैं जोर से आगे झपटा, लेकिन जब मैंने चेहरा देखा तो डर कर जाग गया। ये क्या है? इस दुनिया की मेन फीमेल लीड मेरे सपने में क्या कर रही है? माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने लगभग हीरोइन पर हमला ही कर दिया था। अच्छी नींद लेने के बाद मैं संतुष्ट महसूस करते हुए बिस्तर से उठा। रात के 8 बज रहे थे और मुझे बहुत भूख लगी थी। इस घर में साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी थी, उस अपार्टमेंट की तरह नहीं जिसे असली ईथन ने किराए पर लिया था, जहां हर दिन पड़ोसियों के झगड़ने की आवाज़ आती थी। वो किसी को भी पागल करने के लिए काफ़ी था। हाथ मुंह धोकर तैयार होने के बाद मैं अपनी 3 खूबसूरत बहनों से मिलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मम्मी दौड़ कर आईं और मुझे गले लगा लिया। ईथन, तुम आखिरकार जाग गए। चलो नीचे डिनर कर लो। मैं नौकरानी से कहकर इसे तुम्हारे लिए गर्म करवा देती हूँ। तुम्हारी तीनों बहनें लिविंग रूम में हैं। चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने 3 बेहद खूबसूरत बहनों को देखा और मन ही मन सोचा, विक्टोरिया और एशली के चेहरे लोठा थोड़े सूजे हुए क्यों हैं, लेकिन हैना के नहीं। क्या उन्हें मार पड़ी? हे ऊपर वाले, उन्हें मारने की हिम्मत कौन करेगा? मुझे अचानक गुस्सा महसूस हुआ। मेरी प्यारी बहनों पर किसने हाथ उठाया? वे इस कहानी में पहले से ही साइड कैरेक्टर है और कोई अभी भी उन्हें इस तरह परेशान कर रहा है। ये तो अमानवीय है। पापा एक पल के लिए चुप रहे, फिर हंसते हुए बोले। घर आते ही वे एक दीवार से टकरा गई थीं, इसलिए उनके चेहरे सूजे हुए हैं। जिसका चेहरा सबसे ज्यादा सूजा है वो तुम्हारी तीसरी बहन एशली है, और जिसकी सूजन थोड़ी कम है वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन विक्टोरिया है। तुम हैना से तो मिल ही चुके हो। एशली, मैंने थोड़ी घबराहट के साथ धीरे से आवाज दी। भले ही मम्मी और पापा का बर्ताव मेरे प्रति बदल गया था, लेकिन कहानी में ये तीनों बहनें मुझे नापसंद करती थीं। क्या मेरे बुलाने पर वे गुस्सा होंगी? वे गुस्सा तो नहीं हुई, पर उन्होंने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। आखिर हम अभी भी अजनबी ही थे, लेकिन वे सब एक ही बात सोच रही थी। ये भाई बिल्कुल मम्मी जैसा दिखता है। ये पक्का उन्हीं का सगा बेटा है। इनकी फिक्र मत करो, तुम एक दूसरे के आदी हो जाओगे। मम्मी ने मुझे सीट पर बिठाते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए लियम की तरफ देखा और अपनी तीनों बेटियों से पूछा, तुम अपनी माँ से पहली बार मिल रही हो? तुम सबने उसके लिए तोहफे तो तैयार किए ही होंगे, है ना? जल्दी करो, उन्हें निकालो और मुझे देखने दो। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, पापा को छोड़कर हर कोई अजीब महसूस करने लगा। उन्होंने तो मेरे लिए तोहफा खरीदने के बारे में सोचा तक नहीं था। हैना ने असल में कुछ खरीदा था, लेकिन लियम ने वो सब ले लिया था और खोल भी दिया था। सब चुप हो गए। उनके वापस आने का कारण लियम का साथ देना था और ये पक्का करना था कि मैं घर पर उसे परेशान ना करूं। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि साथ की ज़रूरत तो उन्हें खुद को थी। मैंने कुछ किया भी नहीं था और वे पहले ही मुसीबत में फंस चुके थे और उनकी पिटाई भी हो गई थी। क्या मेरे लिए तोहफा न खरीदने का ये कर्मा था? उनकी चुप्पी देखकर पापा ने अचानक मेज पर हाथ पटका। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मुझे लगता है कि मैंने तुम सबको पहले याद दिलाया था। क्या तुम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा? लियम उछल पड़ा। उसने पापा को पहली बार इतना गुस्से में देखा था। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि उसकी बहनों ने सिर्फ उसके लिए तोहफे खरीदे थे और उसने सोचा था कि जब मैं जागूंगा तो वो मुझे वे तोहफे दिखाकर चिढ़ाएगा। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं उन्हें बाहर लाया तो मम्मी और पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि बहनें सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं और उन्होंने अपने सारे तोहफे मुझे दे दिए। अगर मैंने ऐसा कहा तो मम्मी पापा मुझसे निराश हो जाएंगे, है ना? मिसेस मिलर ने लियम की ओर देखा और सोचा, अगर वो बस इन तीनों लड़कियों के लिए खड़ा हो जाता और तोहफे बांटने की पेशकश करता तो ये मामला यहीं शांत हो जाता। लेकिन वो बस चुपचाप खड़ा रहा। ये वो भाई था जिस पर उनकी तीनों बेटियां जान छिड़कती थीं। एक सचमुच का एहसान फरामोशान सांप। हाना आखिरकार बोली, मम्मी, मैंने कुछ खरीदा था, वो लियम के पास है। लियम दंग रह गया और अविश्वास से हैना की ओर देखने लगा। हैना, क्या वो मेरे लिए तोहफा नहीं था?
हैना ने अपनी नजरें फेर ली। उनमें से एक ईथन के लिए था। मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। असंभव। लियम ने निराशा में अपना सिर झुका लिया। अगर उसे पता भी होता कि एक ईथन के लिए है तो भी उसने तोहफे बाहर लाने की पेशकश नहीं की होती। मिसेस मिलर ने पहल की। लियम बेटा, मैंने तुम्हें पहले बहुत सारे तोहफे खोलते हुए देखा था। तुम्हारे पास काफी सारा सामान होगा। क्यों न तुम उन्हें ले आओ और ईथन के साथ बांट लो। मैं क्यों दूं? लियम का चेहरा पीला पड़ गया था। पापा, वे मेरी बहनों की तरफ से मेरे लिए तोहफे थे। मैं वे सब उसे कैसे दे सकता हूँ? ईथन उनका सगा भाई है। भले ही वो एक अजनबी हो, लेकिन खून का रिश्ता गहरा होता है। थोड़े समझदार बनो। वैसे भी तुम उन सभी तोहफों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीनों बहनें कश्मकश में थीं। अगर हम उसका पक्ष लेते हैं तो हम अपने सगे भाई के प्रति पत्थर दिल लगेंगे, लेकिन अगर हम नहीं लेते तो लियम को इतनी मुश्किल स्थिति में देखना दुख देता है। आखिर अपने सगे भाई के इतने सालों तक गायब रहने की वजह से हमने अपना सारा प्यार लियम पर लुटाया था। ये एक आदत बन गई थी। मैं मन ही मन हंसा। उसे उन तोहफों को छोड़ने के लिए कहना उसे जान से मारने से भी ज्यादा मुश्किल है। अगर वो नहीं देना चाहता तो ठीक है, किसे परवाह है उनके फालतू तोहफों की। मैंने इस भारी सन्नाटे को तोड़ने के लिए बात की। मैंने भी उसे कभी कोई तोहफा नहीं दिया है। चूंकि उसे वे तोहफे इतनी बुरी तरह चाहिए तो उन्हें मेरी तरफ से एक तोहफा ही समझो। मेरी नज़र मेरी तीनों बहनों पर पड़ी और मैंने देखा कि वे अचानक अकड़ गईं। मैं चुप हो गया। क्या ये बहनें मुझसे वाकई इतनी नफरत करती हैं? वे मेरा उन्हें देखना तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। मैं मिसेस मिलर की ओर मुड़ा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना खाना है। मम्मी ने आह भरी। छोड़ो इसे। डिनर के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगी, सिर्फ हम दोनों। उन्होंने ये बात लियम को सुनाने के लिए कही थी, ये साफ करते हुए कि कोई और आमंत्रित नहीं है। लियम ने अपना सिर झुकाए रखा। उसके चेहरे पर दर्द था और उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, ईथन, किसे चाहिए तुम्हारी खैरात? लियम खड़ा हो गया। उसकी आवाज आंसुओं से भरी थी। मम्मी, पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। लियम के जाने के बाद विक्टोरिया खड़ी हुई, लेकिन मिसेस मिलर ने उसे रोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी, लियम की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे देखने जा रही हूँ। क्या देखने जा रही हो? अभी तो 1 मिनट हुआ है। उसे भला क्या हो सकता है? तौबा तौबा, कितनी फिक्र है। विक्टोरिया को सच में लियम से प्यार हो गया है। चुप हो जाओ, विक्टोरिया अचानक चिल्लाई, जिससे हर कोई चौंक गया। अपनी इस हरकत का एहसास होते ही उसने तुरंत माफी मांगी। सॉरी मम्मी, मैं आप पर नहीं चिल्ला रही थी। मैं बस। मिसेस मिलर बैठ गई। उनका चेहरा गंभीर था। तुम अभी अभी अपने सगे भाई से मिली हो और तुम्हारा ये बर्ताव है। विक्टोरिया ने बेबसी से कहा। मम्मी, लियम बहुत पीला दिख रहा था। आप जानती हैं कि उसकी सेहत अच्छी नहीं है। उसे इतने सारे तोहफे मिले हैं, उसे क्या हो सकता है? मुझे तो वो बहुत खुश लग रहा था। मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? विक्टोरिया दंग रह गई। क्या मम्मी वही नहीं थी जो लियम को सबसे ज्यादा लाड करती थी? हैना और एशली को भी लगा कि लियम के प्रति मम्मी का बर्ताव अब कड़वा हो गया है। वे सोचने लगीं, क्या ये सब ईथन की वजह से हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे उसके आने ने इस परिवार की शांति भंग कर दी है। मैंने मन ही मन सोचा, देखा, साफ तौर पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वे फिर भी मुझे ही दोष देंगी। उन्हें लगेगा कि मेरे लौटने की वजह से ही लियम के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। लेकिन यहाँ असली भाई कौन है? जब से मैं वापस आया हूँ, उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा तक नहीं है, बस मुझे गंदी नजरों से देखा है। तौबा तौबा, कम से कम मैंने तो उन्हें संबोधित करने की कोशिश की। अगर मैं सच में उनकी परवाह करता तो मेरा दिल टूट गया होता। अगर वे मेरे साथ भाई जैसा बर्ताव नहीं करना चाहती तो मुझे भी उनके साथ बहनों जैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। वे सब पागल है और उन्हें मदद की जरूरत है। परिवार ने यह सुना और उन्हें बहुत बुरा लगा। तीनों बहनें इस बात पर विचार करने लगीं कि कहीं वे कुछ ज्यादा ही आगे तो नहीं बढ़ गई हैं। मैं खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए मम्मी को हाथ पकड़कर उठाया। मम्मी, मेरा हॉटपॉट खाने का मन कर रहा है। चलिए खाना खाते हैं और उसके बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे। मम्मी का दिल इतना भर आया कि उनका रोने का मन हुआ और उन्होंने सिर हिला दिया। हम दोनों बाकी चारों की पेचीदा नजरों के बीच वहां से निकल गए। पापा ने अपनी तीनों बेटियों की ओर ठंडी नजरों से देखा। बेहतर होगा कि तुम ईथन को बहुत ज्यादा निराश न करो।
वरना बाद में तुम ही रोगी। फिर उन्होंने विक्टोरिया को चेतावनी देते हुए कहा, तुम सबसे बड़ी हो, तुम्हें एक अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए, न कि गॉसिप और आलोचना का विषय बनना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं मुख्य कंपनी की कमान हैना को देने पर विचार करूंगा। विक्टोरिया ने अपनी मुट्ठियां कसी और सिर झुका लिया। मैं समझ गई पापा। मिस्टर मिलर ने फिर अपनी बाकी 2 बेटियों की ओर देखा, और तुम दोनों भी सुन लो, अगर तुमने इस घर में ईथन को परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हारी माँ और मैं लियम को यहाँ से भेज देंगे। मिलर परिवार ने 18 साल तक उसे पाला है। हमने जरूरत से ज्यादा कर दिया है। उन दोनों ने डांट के डर से जल्दी जल्दी सिर हिला दिया। मिस्टर मिलर अपनी तीनों बेटियों को बेबसी से देख रहे थे। वे सभी इतनी काबिल थीं। फिर लियम के मामले में वे इतनी अंधी कैसे हो सकती थीं? कोई ताज्जुब नहीं कि उनके अपने बेटे ने अपने ख्यालों में उन्हें अंधे माता पिता कहा था। अब लिस्ट में 3 अंधी बहनें भी जुड़ गई थीं। पापा अपने स्टडी रूम में चले गए, लेकिन विक्टोरिया अभी भी लियम को देखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। हैना ने एशली को इशारा किया और एशली तुरंत समझ गई। उसने विक्टोरिया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराई। विक्टोरिया, मुझे पता है कि तुम अभी भी उस सिक्के को लेकर गुस्से में हो। चिंता मत करो, मैं कल वो तुम्हें वापस दिला दूंगी। चलो लियम को देख लेते हैं, कहीं वो सच में बीमार न हो। भले ही वे लियम की परवाह करती थीं, लेकिन वे उसे एक भाई मानती थीं। वैसी कोई दूसरी भावना नहीं थी जैसी विक्टोरिया के मन में लग रही थी। अब जब उन्हें अपनी बड़ी बहन की भावनाओं के बारे में पता चला था, तो उन्हें उन दोनों के अकेले रहने के मौकों को कम करना था। अगर सच में कुछ हो गया तो उनके माता पिता बहुत गुस्सा होंगे, और अगर ये बात बाहर निकली तो मिलर परिवार मजाक बनकर रह जाएगा। हकीकत में वे ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थीं। भले ही विक्टोरिया लियम को पसंद करती थी, लेकिन वो अपनी हदें जानती थी। इसके अलावा लव लेटर पर साइन नहीं थे, इसलिए अगर वो उसे दे भी देती तो उसे नहीं पता चलता कि वो किसने लिखा है। विक्टोरिया बस उसे फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो उसका लिखा पहला और आखिरी लव लेटर था। क्या वो उसे बस अपने पास देखने के लिए नहीं रख सकती थी? बदकिस्मती से मम्मी ने उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े बना के दिया था। ऐसे टुकड़े जिन्हें वापस जोड़ा भी नहीं जा सकता था। जहां तीनों बहनें अभी भी लाल आंखों और रोते हुए लियम की फिक्र कर रही थीं, मम्मी और मैं अपनी ही एक मुसीबत में फंस गए। क्योंकि जब हम बाहर गए तो हमारा सामना मेरे हेटर से हो गया, और सिर्फ एक नहीं बल्कि उनका पूरा ग्रुप था, वही जो मेरे अपने ट्विटर अकाउंट से जुड़े थे। आइलैंड से वापस आने के बाद मुझे ट्विटर चेक करने का समय नहीं मिला था, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। मुझे और भी ज्यादा उलझन तब हुई जब उन्होंने मुझे देखते ही चुप्पी साध ली। वे न तो चिल्लाए और न ही तस्वीरें लीं। वे बस मुझे गौर से देख रहे थे और शांति से पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य पूंछ हो। मम्मी हैरान थी। ये कौन है? ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हें जानते हैं और मुझे इनसे डर लग रहा है। मैंने मन ही मन सोचा, मैं 2 जन्म जी चुका हूँ, पर ऐसी अजीब स्थिति का सामना कभी नहीं किया। मम्मी, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। ये लोग किसी गैंग की तरह क्यों लग रहे हैं? हे ऊपर वाले, क्या हो रहा है? क्या ये मेरे फैंस हैं या हेटर्स? बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि कोई लड़ाई शुरू हो। इसलिए मैंने जल्दी से मम्मी का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। जब मैंने देखा कि हेटर्स ने पीछा नहीं किया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन हेटर्स खुद हैरान थे। क्या हुआ? वो भाग क्यों गया? क्या हमें ये नहीं बताया गया था कि अगर हम शांत रहेंगे तो वो हमसे प्यार से मिलेगा और हमें मारेगा नहीं? उस ग्रुप के लीडर से सवाल किए जाने लगे। ये क्या हो रहा है? वो क्यों भाग गया? लीडर भी उतना ही उलझन में था। शायद हम काफी नहीं थे। उसे नहीं लगा कि हम उसके समय के लायक हैं। क्या यही बात है? मुझे कुछ अंदर की जानकारी मिली है कि ईथन की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें और लोगों को साथ ले जाना चाहिए। किसने सोचा होगा कि जो हेटर्स ऑनलाइन मुझे लगातार कोसते थे, वे असल जिंदगी में बस मुझसे हेलो सुनना चाहते थे। बदकिस्मती से दोनों पक्षों को लगा कि उन पर हमला होने वाला है, जिससे ये अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। फैंस से पीछा छुड़ाने के बाद मम्मी और मुझे लगा कि बाहर रहना सुरक्षित नहीं है।
इसलिए हमने जल्दी से खाना खाया और घर वापस आ गए। उस रात मैंने अपना ट्विटर अकाउंट खोला और अपने फॉलोअर्स की संख्या देखकर हैरान रह गया। 5 मिलियन से भी ज्यादा। इससे पहले कि मैं इस बात से खुश होता, मैंने देखा कि कमेंट्स गालियों की एक दीवार की तरह थे। अविश्वास में मैंने स्क्रॉल किया एक भी पॉजिटिव कमेंट ढूंढने के लिए, जब तक कि मेरी आंखें नहीं दुखने लगी। लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। मैंने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, पूरी तरह से निराश महसूस करते हुए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद मुझ पर अंडे और ईंटें फेंकी जाएंगी। मुझे शायद किसी तरह का हथियार साथ ले जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि किसका फैन बेस पूरी तरह से हेटर्स से बना होता है। अगली सुबह मैं हथियार ढूंढने के लिए जल्दी उठ गया। पिछली शॉपिंग ट्रिप में मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, लेकिन उन्हें वास्तव में देखा नहीं था। जल्द ही मुझे ढेर में एक उपयुक्त आउटफिट मिल गया। अन्य सेलिब्रिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सज धज कर तैयार होते हैं। मैं सिर से पांव तक पूरी तरह ढका हुआ था और साथ में एक कड़क किनारे वाली टोपी भी थी। आईने में देखते हुए मैंने संतुष्टि में सिर हिलाया। चाहे वो अंडे हों या ईंटें, ये आउटफिट कम से कम एक बार झेलने में सक्षम होना चाहिए। मैं खुद से खुश महसूस करते हुए घर से निकला और मेरा सामना लियम से हुआ, जो फॉर्मल सूट पहने हुए था। मैंने स्वाभाविक रूप से पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? भाई, एक कलाकार के रूप में इंसान को हमेशा अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना चाहिए। ये किस तरह का आउटफिट है? लियम मन ही मन मुस्कुराया, जैसा कि बिना क्लास के किसी व्यक्ति से उम्मीद थी। इसे अच्छे कपड़े मैच करना भी नहीं आता, बस कुछ भी अजीब मेल पहन लिया है। खैर, ये अच्छा ही है। इससे तुलना में मैं और भी बेहतर दिखूंगा, है ना? मैंने अपने आउटफिट को नीचे देखा और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। लियम के शब्द प्रशंसा से भरे थे। भाई, आपका आउटफिट बहुत ही अनोखा है। मुझे यकीन है कि किसी न किसी को ये पसंद आएगा। लेकिन वो सोच रहा था, वो काउबॉय से भी ज्यादा मजाकिया लग रहा है। वो एक मॉब बॉस की तरह लग रहा है, जैसे किसी इंटरव्यू के बजाय किसी दंगे में जा रहा हो। जब मेरे परिवार ने मेरा आउटफिट देखा तो सब एक पल के लिए शांत हो गए, ये सोचते हुए कि क्या इसके पास यही इकलौता आउटफिट है। मेरी तीनों बहनें कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन मम्मी ने उन्हें एक नज़र से रोक दिया, जिसका मतलब था ईथन बहुत कुछ झेल चुका है, उसे हतोत्साहित मत करो। वे तीनों बस एक बनावटी मुस्कान देकर चुप रह सकीं। कंपनी एग्जीक्यूटिव होने के नाते हैना को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, इसलिए वो लियम और मुझे अपने साथ ले गई। कार में हैना के चेहरे के हाव भाव गंभीर थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद बहुत सारे फैंस होंगे। ईथन, तुमने शो में लियम को मारा था, तुम्हें कॉन्फ्रेंस में उससे माफी मांगनी होगी। मैंने मन ही मन सोचा, मैं उससे माफी क्यों मांगू? तो असली बात यह है, वे चाहते हैं कि उस ठग को पहचानने के बाद लियम की साख बचाने के लिए मैं माफी मांगू। माफ करना, ऐसा नहीं होने वाला। हैना का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा कहा गया है, तो कंपनी तुम्हें चरित्र की समस्या वाला मान लेगी और तुम्हें काम देना बंद कर देगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था, तो उन्हें कोशिश करने दो। लियम दबे स्वर में बोला, भाई, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस ठग को पहचानने में मेरी ही गलती थी, वरना कोई भी खतरे में नहीं पड़ता। लियम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हैना ने तुरंत उसे दिलासा दिया। हैना, ये मेरे फैसले की कमी थी। उस स्थिति में कोई नहीं जान सकता था, इसलिए खुद को दोष मत दो। नहीं, ईथन जानता था, उसी ने मुझे गुमराह किया था। लियम ने मन ही मन नफरत से सोचा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उसे बेनकाब कर दूंगा। वो साफ तौर पर कुछ बुरा करने वाला है और उसे लगता है कि हैना उसे बचाएगी। वो अभी भी सपने देख रहा है। मेरी अंधी बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम टिफनी वाली मुसीबत से बच गई, लेकिन अभी तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ बाकी है। उसका आदमी असल में उसी कास्ट में होने वाला है जिसमें लियम है, एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर। ओहो, और लियम उसके साथ भी वही चाल चलने की योजना बना रहा है जो उसने टिफनी के साथ चली थी। हाना ने मन ही मन सोचा, किसका आदमी? इस गॉसिप में जरूरी जानकारी गायब है। क्या वो और भी साफ साफ नहीं बता सकता? उसने मुझे याद दिलाया, माफी मांगना याद रखना, वरना कंपनी तुम्हें कोई काम नहीं देगी। मैं माफी नहीं मांग रहा। तुम क्या करने वाली हो? मुझे मारोगी?
हाना की उंगलियां चटकने लगीं क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उसने सोचा, मैं उसे मारना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि मैं जीत पाऊंगी या नहीं। जल्द ही कार रुक गई। हाना अपना हाथ लियम के हाथ में डालकर बाहर निकली। दोनों रिपोर्टर्स के कैमरों के लिए गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे। मैं लापरवाही से उनके पीछे चला, लेकिन मेरी आंखें आसपास का जायजा ले रही थीं। मैं थोड़ा नर्वस था, डरा हुआ था कि जैसे ही फैंस मुझे देखेंगे, वे अंडे फेंकना शुरू कर देंगे। अगर वे उन्हें फेंकने वाले थे, तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक इंतजार करें। मैंने पूरी तरह से काले कपड़े रखे, ओहदा पहने थे और मेरी टोपी नीचे की ओर झुकी हुई थी, जिससे मैं किसी सेलिब्रिटी के बजाय एक बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। इसलिए जब मैं सामने आया, तो किसी ने मुझे पहचाना तक नहीं। मेरे हेटर्स, जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे, मुझे न देखकर बेताब हो रहे थे। ईथन कहाँ है? क्या वो नहीं आया? क्या हो रहा है? हम इतने सारे लोगों को लेकर आए और वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने कहा था कि इतने सारे लोगों के लिए ये जगह बहुत छोटी है। अब देखो, यहाँ काफी लोग नहीं हैं और ईथन को आने की परवाह तक नहीं है। हैना ने भारी भीड़ की ओर देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। लियम, ये सब तुम्हारे फैंस होंगे, है ना? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कम से कम कुछ 100। लियम ने एक नजर डाली और मान लिया कि वे उसके फैंस हैं। उसने खुशी खुशी उनकी ओर हाथ हिलाया, हालांकि केवल कुछ ही लोगों ने वापस हाथ हिलाया। उसे बुरा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे फैंस ज्यादा विनम्र है, ईथन के उन पागल हेटर्स की तरह नहीं, जो बस सबको कोसते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ईथन की तरह ही, बदतमीज, अशिष्ट, हिंसक और बिना क्लास वाला। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब मैं नहीं दिखा, तो फैंस आखिरकार गुस्सा हो गए। ईथन कहाँ है? वो कहाँ है? उसे यहाँ बाहर लाओ। हम सब यहाँ आए हैं और उसका ये रवैया है। वो पूरी तरह से हमारा अपमान कर रहा है। अगर आप ईथन को बाहर नहीं लाते हैं, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं देख पाएगा। बड़ी संख्या में फैंस हंगामा करने लगे। लियम को चिंता होने लगी। हाना, ऐसा लगता है कि वे मेरे भाई के लिए यहाँ आए हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें उससे स्पष्टीकरण चाहिए। क्या वो ठीक रहेगा? हाना उलझन में थी। ईथन वहीं खड़ा था। ये फैंस किस बारे में चिल्ला रहे थे? उन दोनों को नहीं पता था कि फैंस इसलिए इतने उत्तेजित थे क्योंकि वे मुझे देख नहीं पा रहे थे। इसलिए जो फैंस मुझे नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने दिखावा छोड़ दिया और गालियां देना शुरू कर दिया। अगर ईथन आज नहीं आता है, तो मैं आप सबके चेहरे पर सड़े हुए अंडे मार दूंगा। मैं ईंटें लेकर आया हूँ। जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसके सिर में छेद कर दूंगा। मैं काली मिर्च का स्प्रे लेकर आया हूँ। जो कोई भी ईथन के लिए बहाने बनाएगा, उसे ये चेहरे पर झेलना होगा। हाना ने यह सुनकर माथा सिकोड़ लिया। ये फैंस इतने सारे हथियार लेकर आए थे। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे? और ईथन, वो कैसा मामूली इंसान था कि उससे इतनी नफरत की जा रही थी। हाना ने सहज रूप से लियम को अपने पीछे छुपा लिया। उसे डर था कि अचानक हुआ कोई दंगा उसे भी लपेटे में ले लेगा। फैंस को और भी उत्तेजित होते देख हाना के पास माइक्रोफोन लेने और उन्हें शांत करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप सभी कृपया धैर्य रखें। आज के मुख्य मेहमान यहाँ मौजूद हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप उन्हें सीधे पूछ सकते हैं। फैंस अवाक रह गए। मैडम, आप सफेद झूठ बोल रही हैं। ईथन कहाँ है? हमें वो नहीं दिख रहा। हमें केवल हमारा प्यारा लियम दिख रहा है। ईथन कहाँ है? आसमान में? ये सुनकर हाना ने सहज रूप से मेरी ओर देखा। मैं अपना सिर झुकाए उनसे दूर खड़ा था। वो इतनी गुस्से में थी कि कोसना चाहती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई ईथन को नहीं देख सका। उसकी टोपी ने उसका चेहरा ढक रखा था। देवियों और सज्जनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आधिकारिक रूप से शुरू होगी। मीडिया के सदस्य मुझसे या हमारी कंपनी के 2 कलाकारों से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाना ने अब और परवाह नहीं की। सीधे मेरे पास आई और माइक्रोफोन मेरी ओर उछाल दिया। मैंने माइक पकड़े हुए अजीब तरह से ऊपर देखा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, सभी फैंस ठिठक गए। रिपोर्टर्स और मीडिया भी जम गए। ये ईथन था? उसने क्या पहना था? बॉडीगार्ड की तरह कपड़े पहने हुए? क्या वो यहाँ लड़ने आया था?
और इस तरह सभी फैंस ने हंगामा करना बंद कर दिया और बस मुझे खाली नज़रों से घूरने लगे। उनके घूरने से मुझे अजीब महसूस होने लगा और मेरा पूरा शरीर तन गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर स्थिति खतरनाक होती है तो मैं किसी भी पल पलटवार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 10 सेकंड बीत गए, फिर 1 मिनट, और फैंस ने कुछ नहीं किया। ये देखकर मुझे थोड़ा आराम मिला। ऐसा लगा कि इन हेटर्स में आखिरकार कुछ शालीनता थी, जो मेरे साथ हिसाब चुकता करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। फैंस हंगामा नहीं कर रहे थे क्योंकि वे वास्तव में मेरे आउटफिट से डर गए थे। ये हुलिया साफ तौर पर दंगे का संकेत दे रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं। सामने के कुछ फैंस डरने लगे थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं मैं अचानक उन पर हमला न कर दूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अपने ही आइडल से पिटना शायद उतना भी बुरा नहीं है। कुछ देर बाद रिपोर्टर्स ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। वे सब रियलिटी शो में जो हुआ उसके बारे में थे। किसी ने मुझसे पूछा, आपने शो में किसी को क्यों मारा? क्या ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था या ये कोई आपसी रंजिश थी? मैं मुस्कुराया, बेशक ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था। एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा, आपने टिफनी और उसके बॉयफ्रेंड की स्थिति का मौके पर ही खुलासा क्यों किया? मैं फिर से मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने जो बातें बताई थीं, वे बस मेरी बकवास थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। रिपोर्टर्स अवाक रह गए। हो सकता है आपके पास सबूत न हो, लेकिन आपके फैंस के पास है। आपकी बकवास सच कैसे निकल सकती है? ये किस तरह का मुंह है? ऐसा लगता है जैसे आप कोई भविष्यवक्ता हों। एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, चूंकि आप और लियम भाई हैं, तो आपने शो में उसका ख्याल क्यों नहीं रखा और इसके बजाय उसे क्यों मारा? यहाँ मुख्य बात आई। हाना मुझे बगल से जल्दी माफी मांगने का इशारा कर रही थी। मैंने उसे न देखने का नाटक किया और मुस्कुराना जारी रखा। मैंने उसे उसके रिफ्लेक्सेस को ट्रेन करने के लिए मारा था। अगली बार जब वो ऐसी स्थिति में हो, तो उसे सिर्फ लड़ाई रुकवाने के लिए अंदर नहीं कूदना चाहिए। आखिर मुक्कों की आंखें नहीं होती। इसका मतलब ये था कि लियम को इसलिए चोट लगी क्योंकि उसने हस्तक्षेप करना चुना, इसलिए ये मेरी गलती नहीं थी। ये सुनकर लियम अचानक फूट फूट कर रोने लगा और मुझे बीच में ही रोक दिया। भाई, अगर मैंने लड़ाई रोकने की कोशिश नहीं की होती, तो क्या होता अगर आपको कुछ हो जाता? मुझे बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे मारा। मैं बस आपके लिए चिंतित था। हैना ने चैन की सांस ली। शुक्र है कि लियम ने बात संभाल ली, वरना ईथन पर फैंस हमला कर देते। लियम के फैंस तुरंत उसके बचाव में आ गए। हमारे प्यारे लियम, उसके लिए बहाने बनाना बंद करो। उसका रवैया देखो। बिल्कुल, उसे आज तुमसे माफी मांगनी ही होगी, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगा। लियम यही असर चाहता था। उसने मन ही मन सोचा, भले ही केवल कुछ फैंस ही मेरे लिए बोल रहे हों, लेकिन जो चुप हैं वे पक्का गुस्से में होंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि ज्यादातर फैंस इसलिए चुप थे क्योंकि मैं सीधे उनकी ओर देख रहा था। अगर वे हंगामा करते तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नीचा समझता। उन्हें मेरी बात चुपचाप सुननी थी। रिपोर्टर्स के पास लियम की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शो के क्रू को ठगों द्वारा पकड़े जाने के संबंध में क्या आप स्थिति के बारे में पहले से जानते थे? यहाँ बात आई। लियम रो रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भीड़ में बैठे पेड ट्रोल्स आखिरकार बोल पड़े। लियम, हमने सुना है कि ये आपकी रिपोर्ट थी जिसने सबको खतरे में डाल दिया। क्या ये सच है? लियम और भी जोर से रोने लगा। मैंने वास्तव में इसे जानबूझकर नहीं किया था। कुछ मजबूरियां थीं। तो हमें बताओ, हम फैंस तुम्हारा साथ देंगे। कुछ फैंस ने भी हामी भरी और उसे बोलने के लिए कहा। लियम ने अपने दांत पीसे और आखिरकार कहा, ये मेरे भाई ने मुझे बताया था। क्या उसने तुम्हें बताया? वो सब जानता था। लियम ने जारी रखा। उसने मुझे असली डायरेक्टर की स्थिति के बारे में बताया और मुझसे पुलिस को बुलाने का रास्ता खोजने के लिए कहा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। उसे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। उसके फैंस भड़क गए। वो बहुत ही दुष्ट है, अपने ही भाई को फंसा रहा है। ईथन, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहने के लायक नहीं हो। बाहर निकलो, तुम एक खतरा हो। बाहर निकलो। एक फैन जो गालियां चिल्ला रहा था, उसके चेहरे पर अचानक काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया गया और वो दर्द से चिल्ला उठा। मुझ पर किसने हमला किया? कायर कहीं के। मुझ पर सड़ा हुआ अंडा किसने फेंका? क्या तुम पागल हो?
भीड़ अचानक अफरा तफरी में बदल गई। लियम, जो मेरे ऊपर हमले का इंतजार कर रहा था, दंग रह गया। फैंस ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? वे आपस में क्यों लड़ रहे थे? मुझे ईंट से किसने मारा? मैं तुम्हें अपनी जुबान चलाने का सबक सिखाऊंगा। क्या वो ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम गाली दे सकते हो? अगर कोई उसे गाली देने वाला है तो वो हम हैं। ये कमीने कब अंदर घुस आए? हेटर्स, अपने हाथ उठाओ। मेरे हेटर्स ने एक साथ अपने हाथ उठाए। जिसने नहीं उठाया उसे तुरंत घेर लिया गया और थप्पड़ मारे गए। इस अराजक दृश्य को देखकर हैना मेरी ओर मुड़ी और शक के साथ पूछा, क्या तुमने ये किया? मैंने मासूमियत से कहा, मैं भी उतना ही उलझन में हूं जितना आप। जैसे ही सब लोग गर्मा-गर्म लड़ाई के बीच में थे, बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सब रुक गए और प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे, जहां पुलिस अधिकारियों का एक समूह अंदर आ रहा था। लियम अचानक उत्साहित हो गया, ये सोचकर कि वे मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। उसने जल्दी से मुझे पकड़ लिया और पुलिस की ओर चिल्लाया, ईथन यहाँ है। मैंने उसे पकड़ लिया है। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। क्या तुम पागल हो? वे मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे? थप्पड़ से लियम का हाथ लाल हो गया था और वो फिर से रोने लगा। भाई, बस विरोध करना बंद करो। तुम्हें इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि तुमने किसी को मारा है। क्या तुम मेरी तरह अच्छे बनकर नहीं रह सकते? मेरे हेटर्स ने एक दूसरे को उलझन में देखा। पुलिस यहाँ किसी को गिरफ्तार करने आई थी? क्या वे हमारे आइडल को गिरफ्तार करने आए थे? एक अधिकारी हॉल में चिल्लाया, ईथन मिलर कहाँ है? वो कहाँ है? जब पुलिस ने मेरा नाम पुकारा तो फैंस चुप हो गए। कुछ लोग ऊपर कूदकर मेरी ओर इशारा करना चाहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया गया। आह, ये कौन कर रहा है? ऑफिसर, मुझ पर भी हमला हुआ है। उन्हें गिरफ्तार करें। एक फैन जिसने हाथ उठाया था, उसका मुंह अचानक दबा दिया गया और उसे पकड़ लिया गया। वे पागल हो रहे थे। कौन सा कमीना उन्हें बोलने से रोक रहा था? ऑफिसर ने भीड़ की ओर देखा और माथा सिकोड़ा। ये अजीब है। मुझे लगा कि मैंने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना है। पुलिस को आया देख हैना को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वो जल्दी से नीचे गई और पूछा, ऑफिसर्स, क्या हो रहा है? हम ईथन मिलर को ढूंढ रहे हैं। क्या वो यहाँ है? हैना हिचकिचाई, ये सोचते हुए कि वे जाहिर तौर पर ईथन को गिरफ्तार करने आए हैं। वे हथकड़ियां भी साथ लाए थे। जब हैना अभी भी चिंता कर रही थी, लियम दौड़कर पहुंचा और उत्साह से पुलिस से कहा, ऑफिसर्स, आप ईथन को गिरफ्तार करने आए हैं, है ना? वो वहीं स्टेज पर है, काले कपड़ों वाला। लियम, तुम ये क्या कह रहे हो? हैना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल पुलिस को समझा सकी, हालांकि ईथन ने शो में किसी को मारा था, पर वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अगर उसने वास्तव में कुछ गलत किया है तो कंपनी को इसे संभालना चाहिए। ऑफिसर उलझन में था। किसने कहा कि हम यहाँ किसी को गिरफ्तार करने आए हैं? लियम दंग रह गया। आप ईथन को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं? हम उसे क्यों गिरफ्तार करेंगे? चूंकि वो यहाँ है तो इससे काम आसान हो गया है। ऑफिसर ने जल्दी से अपने साथी को बुलाया, अपना कॉलर सीधा किया और कुछ पकड़े हुए स्टेज पर चल दिए। स्टेज पर पहुंचकर उन्होंने पास का एक माइक्रोफोन उठाया और फैंस से प्रभावशाली ढंग से बात की। चूंकि रिपोर्टर्स और फैंस यहाँ हैं, तो क्यों न हम भी इस मजाक का हिस्सा बने? नीचे फैंस को जब एहसास हुआ कि वो गिरफ्तारी करने नहीं आए हैं, तो उन्होंने अंत में प्रतिक्रिया दी और तालियां बजाई। ऑफिसर बहुत खुश हुए, फिर उलझन में पड़े, मुझे बीच में खींच लिया और एक सम्मान पट्टिका थमा दी, जिस पर लिखा था, न्याय की रिपोर्ट करने के साहसी और नेक काम के लिए। पट्टिका पकड़े हुए मैं पूरी तरह से हैरान था। क्या हो रहा था? मैं अचानक हीरो कैसे बन गया? ऑफिसर ने उत्साह से कहा, मिस्टर मिलर की रिपोर्ट की बदौलत हम द्वीप पर धोखाधड़ी के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने में कामयाब रहे। हम आज उन्हें ये पट्टिका देने यहाँ आए हैं। एक अन्य ऑफिसर ने चेहरे के आकार का एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथों में रख दिया। एक रिपोर्टर ने अपने कैमरे से जूम किया। रिवॉर्ड $500,000। मैंने इस पर एक नज़र डाली और चौंक गया। अचानक मिला धन, $500,000। ये किस तरह की पागलपन भरी किस्मत थी। लेकिन जब लियम ने ये देखा तो उसकी आंखें जलन से लाल हो गईं। वो चुनौती देने के लिए आगे बढ़ा। ये वो नहीं हो सकता जिसने कॉल किया था। इसकी ठीक से जांच नहीं हुई है।
ऐसा क्यों होना चाहिए कि नेटिजन्स मुझे कोस रहे हैं, जबकि ईथन को इस तरह का सम्मान मिल रहा है। लियम गुस्से से कांप रहा था। उसने इस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। ऑफिसर खुश नहीं थे। हमने पहले ही पूरी जांच कर ली है। ये मिस्टर टॉमसन थे जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन इसका श्रेय मिस्टर मिलर को जाता है। क्या टिफनी के पिता ने ऐसा कहा? असंभव। अगर उन्होंने किसी का नाम लिया होता तो वो मेरा होना चाहिए था। ईथन ही क्यों? वो टिफनी, तुम? एक रिपोर्टर ने पूछा। ऑफिसर, अगर ईथन को द्वीप पर समस्या का पहले ही पता चल गया था तो उसने अपने आसपास किसी को क्यों नहीं बताया? ऑफिसर ने रिपोर्टर को सराहना भरा इशारा किया। ये एक बेहतरीन सवाल है। उसने किसी को क्यों नहीं बताया? अगर ये आप होते और मैं आपको बताता तो क्या आप मुझ पर विश्वास करते? रिपोर्टर ने सिर हिलाया। ऑफिसर ने फिर पूछा, और क्या होता अगर आप विश्वास कर लेते? मैं डर जाता। बात खुल जाने का डर होता, और फिर धोखेबाज लाइव स्ट्रीम को जल्दी बंद कर देते। ऑफिसर मुस्कुराए। तो ईथन ने सबको भ्रमित किया, जिससे उसके आसपास के लोगों को लगा कि सच एक झूठ है। क्या इससे धोखेबाजों की सतर्कता कम नहीं हो जाती? और क्या इससे पुलिस को बुलाने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल जाता? तो ये बात थी। फैंस को आखिरकार समझ आ गया। तो आज यहाँ हमारा मिशन पूरा हुआ। मिस्टर मिलर ने बहुत बड़ी सेवा की है, और हमें उम्मीद है कि हर कोई उनके उदाहरण से सीखेगा। कुछ और शब्दों के बाद पुलिस चली गई। पुलिस के हस्तक्षेप के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसे समझना था वो समझ गया। लियम वहां उदास चेहरा लिए खड़ा था, पूरी तरह से रिपोर्टर्स से घिरा हुआ। मिस्टर लियम, क्या आप अभी अपनी हरकतों के बारे में बता सकते हैं? मिस्टर लियम, सच जाने बिना क्या आपको लगा कि मिस्टर मिलर की हरकतें गलत थीं? लियम सवालों से इतना घबरा गया कि वो रोने लगा। मेरे भाई ने मुझे सच नहीं बताया, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देता। उनकी हरकतें गलत नहीं थीं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग इस वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट जल्दी दिखाते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो देर किस बात की, अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।